जो पंपिंग की क्षमता रहती है वो लगभग 60% रहती है हार्ट की, ठीक है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मतलब है या तो हमारी पंपिंग की क्षमता कम हो गई है, वीक हो गया है हार्ट, या कोई बचपन की बीमारी है, हार्ट के अंदर कोई छेद वगैरह है, या कोई वेल्व्स के अंदर तकलीफ है। इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रॉब्लम है, ये हमें हार्ट का इको स्कैनिंग पे पता चलती है, जो 2D एको होता है, जिसमें हम हार्ट के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखते हैं और प्रोब से हम चेक करके देखते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। ये पहले तरीके की बीमारी है। दूसरी, हार्ट की धड़कन के अंदर बीमारियां होती हैं। धड़कन का मतलब है जो हार्ट की नॉर्मल धड़कन है वो 60 से लेकर 100 प्रति मिनट तक होती है, ठीक है। अगर धड़कन कम हो जाती है या बढ़ जाती है, दोनों में तकलीफ हो सकती है। अगर धड़कन कम हो जाए या बढ़ जाए, दोनों में तकलीफ हो सकती है। तो ये धड़कन की बीमारियां हैं, ये हमें ईसीजी पे पता चलती हैं। किस पे? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस पे हमें धड़कन की बीमारियां पता चलती हैं। और भी चीजें पता चलती हैं ईसीजी पे। तीसरी जो हार्ट में होती हैं बीमारियां, वो होती हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नलियां रहती हैं, आर्टरीज या धमनियां, इनके अंदर रुकावट या ब्लॉकेज होने की वजह से जब हार्ट को खून ना मिले, इसको हम बोलते हैं हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस, या मेडिकली इश्कीमिक हार्ट डिजीज। जब बहुत ज्यादा हो जाती है ब्लॉकेज, तो आगे के हार्ट के मसल को खून नहीं मिलता, वो मरने लग जाता है। इसको बोला जाता है हार्ट अटैक, या मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, माने हार्ट को खून सप्लाई करने वाली में नलियों में इतनी ज्यादा ब्लॉकेज है कि आगे खून नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, जब खून बिल्कुल ना पहुंचे और हार्ट का मसल मरने लग जाए। तो ये 3 तरीके की बीमारियां हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, धड़कन और ब्लॉकेजेस, ठीक है। सुनाई दे रहा है? किसी को कोई इशू तो नहीं है ना इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें लाइव में? शिविंदर, वो देख लेना एक बार, मेरे वाले में भी देख लेना कि अगर किसी को कुछ इशू वगैरह हो तो नीचे बता देंगे वो, ठीक है। अच्छा, अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? ये तो हमने बेसिक समझ लिया। कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब है किसी भी रीजन की वजह से जब हार्ट हमारा पंप जो कर रहा है, काम कर रहा है, वो करते करते रुक जाए, बंद हो जाए, बिल्कुल स्टॉप, ये होता है कार्डियक अरेस्ट। तो अभी तक जो हमने बताया था इसमें क्या समझ आया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम है या अलग है? अलग है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है किसी भी कारण की वजह से हार्ट बंद हो गया, चलना बंद हो गया, इसको हम बोल रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। जेल में बंद हो जाता है बंदा तो अरेस्ट बोलते हैं उसको, वैसे ही हार्ट भी अरेस्ट हो गया, बंद हो गया एकदम, तो ये अरेस्ट है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम नहीं है। हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का, जब हार्ट में खून नहीं पहुंच रहा तो हाँ, उसकी वजह से भी हार्ट बंद हो सकता है। तो हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का, लेकिन सिर्फ मतलब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का मतलब सेम चीज नहीं है। कार्डियक अरेस्ट के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कई केसेस में धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल 60 से 100 है, 200, 250, 300, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन। तो ये कारण बन जाता है कार्डियक अरेस्ट का, क्योंकि उस रेट पे क्या है, नॉर्मली हार्ट अगर पंप कर रहा है तो इतनी ज्यादा रेट पे हार्ट पंप नहीं कर रहा, फड़फड़ा रहा है, तो ब्लड आगे ही नहीं जाएगा बिल्कुल, ना हार्ट को मिलेगा ना ब्रेन को मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोलैप्स हो जाएगा पेशेंट। तो ये भी एक कारण है कार्डियक अरेस्ट का। इसके अलावा और भी कारण है, पोटेशियम कम या ज्यादा हो जाना बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, किडनी की बीमारियां, बचपन की कोई बीमारी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट के। हार्ट अटैक एक कारण है कार्डियक अरेस्ट होने का। यहां तक हमें समझ आ गया? क्लियर है? अच्छा, अब कार्डियक अरेस्ट अगर किसी को हो गया तो क्या होएगा उसको? छाती में दर्द होएगा, सांस में तकलीफ होएगी? नहीं, कुछ भी नहीं होएगा। अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को आता है तो कुछ भी नहीं होएगा, सीधा कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? हार्ट तो काम ही नहीं कर रहा, बंद हो गया है, तो कहीं पे ब्लड नहीं जाएगा, ना हार्ट को खुद ब्लड मिल रहा है, ना किसी और ऑर्गन को मिल रहा है, ना ब्रेन को मिल रहा है। जैसे ही ब्रेन को ब्लड नहीं मिला, एकदम से कोलैप्स, बेहोश हो जाएगा पेशेंट और एकदम कोलैप्स हो जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट में कोई सिम्टम नहीं है, सीधा कोलैप्स। बहुत सारी जो हम वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे, कोई यंग बंदा है, बैठे बैठे जिम करते करते एकदम से कोलैप्स हो गया, डेथ हो गई उनकी। तो इनको क्या हुआ? इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। हो सकता है कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ हो, वो हमें नहीं मालूम,
लेकिन कार्डियक अरेस्ट हुआ। हार्ट अटैक था या नहीं था वो हमें या तो ऑटोप्सी करके उनकी पता चलेगा डेथ के बाद, या अगर पेशेंट रिवाइव हो गया तो एंजियोग्राफी पे पता चलेगा कि ब्लॉकेज है या नहीं। सपोज ब्लॉकेज निकलती है तो इसका मतलब है, ब्लॉकेज मतलब जो हार्ट को खून सप्लाई करने वाली नलियों में अगर ब्लॉकेज निकलती है, इसका मतलब है हार्ट अटैक कारण था कार्डियक अरेस्ट का। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में क्या होएगा, सडनली कोलैप्स हो जाता है पेशेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग सीखी, हार्ट में क्या क्या बीमारियां होती हैं वो हमने देखा, क्या क्या प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम चीज नहीं है, ये चीज समझ ली। ये भी समझ लिया कि हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है या काफी कॉमन कारण है कार्डियक अरेस्ट होने का, यहां तक हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट किसी को आ जाए तो करना क्या है, उसी के ऊपर आज का सेमिनार है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, हार्ट और लंग्स को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। तो CPR क्या कर रहे हैं हम, जब हम CPR देते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसी को मालूम है? कैसे, क्या CPR में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम जान बचा रहे हैं? चेस्ट कंप्रेशन, वेरी गुड। तो अब क्या हो रहा है, ये दिख रहा है यहां पे। अब अगर सपोज पीछे से ही दूर से ही ले लो, हार्ट इनका चलना बंद हो गया, किसी मरीज का एकदम गिर गए हैं, बेहोश हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं। हार्ट अगर अब चलना बंद हो गया है तो अब हम बाहर से क्या कर सकते हैं ऐसा, चेस्ट कंप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन, जिसका मतलब है हम अपने हाथों से धक्का लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, और जो इनका हार्ट काम नहीं कर रहा, उसके अंदर खून पड़ा हुआ है लेकिन वो पंप नहीं कर रहा, हम ऊपर से प्रेशर लगा के मैकेनिकली इस खून को बाहर फेंक रहे हैं हार्ट से। इसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं ये? इसका मतलब ये है कि अभी ये खुद से तो हार्ट काम कर नहीं रहा, तो कम से कम हम बाहर से हार्ट का काम बाहर से हम करें, ताकि खून की सर्कुलेशन चलती रहे, ब्रेन में पहुंचता रहे, लंग्स में पहुंचता रहे, लिवर, किडनी, सारे जो वाइटल ऑर्गन है, जरूरी अंग है बॉडी के, उनमें खून पहुंचता रहे। उनमें खून पहुंचता रहेगा तो इससे दो चीजें हैं, एक तो कई बार CPR की वजह से ही या CPR के दौरान हार्ट वापस चालू हो जाता है, कई बार धड़कन कम होने की वजह से हुआ हो, कोई भी और कारण रहा हो, कई बार CPR के दौरान भी हार्ट वापस चालू हो जाता है। दूसरी चीज, सपोज CPR के दौरान हार्ट हमसे चालू नहीं हुआ लेकिन मेडिकल हेल्प आ रही है, मेडिकल हेल्प आई है, डॉक्टर आए हैं, नर्सिंग स्टाफ आया है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया है, कोई भी इलाज दिया, उसकी वजह से हार्ट चालू हो गया। लेकिन इस दौरान में जब से हार्ट बंद हुआ था और जब तक हार्ट दोबारा चालू हुआ, इस दौरान में क्या बॉडी को खून मिल पाता अगर हम CPR ना देते? नहीं। तो CPR का सबसे जरूरी काम यह बनता है कि जब तक हार्ट वापस चालू हो, कभी भी हो, तब तक एटलीस्ट ब्रेन को, लिवर, किडनी, ऑर्गन्स को ब्लड मिलता रहे, ताकि हार्ट अगर वापस चालू हो भी जाता है तो कम से कम कोई फायदा तो हो, नहीं तो ऑर्गन्स के अंदर कोई जान ही नहीं बचेगी। 2 या 3 मिनट रहता है टोटल, उसके अलावा परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो बाय चांस अगर हार्ट चालू हो भी पाता है तो तब तक ऑर्गन्स थोड़े बचे रहने चाहिए। क्लियर है? तो CPR ये दो काम करता है, एक तो ये कि अपने आप से भी या उस दौरान भी हार्ट वापस चालू हो सकता है अगर कोई और कारण है, लेकिन अगर उस दौरान नहीं हो पा रहा है और बाद में मेडिकल हेल्प आ रही है, काट देना उसको, काट देना। हाँ, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है ना? तो ये बताया तो कब, अभी अभी आया? अभी जस्ट अभी आया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो जब तक मेडिकल हेल्प आ रही है या कुछ हो रहा है या हार्ट दोबारा रिवाइव होता है, तब तक कम से कम ब्लड पहुंचता रहे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई चीज? क्लियर है? CPR का मकसद क्या है, मेन, वो समझ आ गया है? हाँ जी, बताइए सब। ब्लड सर्कुलेशन होती रहे, क्योंकि हम क्या करेंगे,
अपने हाथ से कंप्रेस करके, जो हार्ट काम नहीं कर रहा, हमने यहाँ पे दम लगा के अब क्या है कंप्रेस करेंगे ताकि ब्लड जो है बाहर निकले। हाँ, तो ये हमारा मेन काम है ताकि सर्कुलेशन होती रहे। या तो सीपीआर से खुद हार्ट चालू हो गया, या हमारा जब तक मेडिकल हेल्प आती है और उन्होंने कुछ और किया, इंजेक्शन दिया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, तब जाके हार्ट चालू हुआ, तब तक कम से कम खून पहुंचता रहे। क्लियर है ये बात? सीपीआर का मेन जो इंपॉर्टेंट मकसद है। बाकी सब लोगों को भी आ गया? किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? किसी ने कुछ डाउट तो नहीं लिखा है? शिविंदर, कोई डाउट वगैरह तो नहीं किसी को आ रहा? सुनाई दे रहा है सब कुछ? देख लेना, ठीक है? ये एक बंदा मेरा माइक पकड़ लेना, आप आ जाओ एक बार। यहां पे ऐसे, ठीक है? अब हमारा पेशेंट कोलैप्स हो गया है, ठीक है? अब हम मेन पार्ट पे आ रहे हैं कि कोई कोलैप्स हो गया हो तो क्या करना है। अच्छा, एक बात इसमें आप ये समझ लो कि सीपीआर होएगा, मतलब कार्डियक अरेस्ट होएगा किसी को तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है? हमें ये याद रखना है कि बेहोशी के और कारण भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जान चली गई है या हार्ट बंद हो गया वही एक कारण है, और भी कारण हो सकते हैं बेहोशी के। किसी को एकदम चक्कर आके बेहोशी हुई है, किसी को स्ट्रोक आ गया है, ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, किसी को फिट्स आ रहे हैं या कन्वल्शन आ रही है, किसी का शुगर डाउन हो गई है, बहुत सारे और कारण हो सकते हैं बेहोशी के, ठीक है? तो हमें ये नहीं पता है कि बेहोशी सिर्फ हार्ट बंद होने की वजह से हुई है या और कोई कारण है। क्लियर है ये बात? अब हमारे सामने ये पेशेंट ऐसे आराम से चल फिर रहे थे, ठीक है? बढ़िया से चल फिर रहे थे, एकदम से कुछ हुआ एंड कोलैप्स हो गए, हमारे आंखों के सामने ही कोलैप्स हो गए। तो अब हमारा ये ऐसे रखना, हाँ, अब हमारा क्या हम करेंगे जब कोई हमारे सामने कोलैप्स हो जाए? तो इसमें याद रखने वाले 3 लेटर आप लोगों को सबको याद रखने हैं। क्या? SOS। क्या लेटर है? SOS, ठीक है? हम अपने हाथों से ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा वो तो रिपीट कंटिन्यू करते हैं क्या? हाँ, करेक्ट बात है। ये मिस्टर मुजक्किर पूछ रहे हैं कि हम अपने हाथों से ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू करते हैं क्या? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हम अपने हाथों से कंप्रेशन देके सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं। जो हार्ट का काम शरीर को करना है वो खुद नहीं कर पा रहा तो हम बाहर से कर रहे हैं, ठीक है? अब कोई बंदा बेहोश आपके सामने बेहोश हो गया है, कोलैप्स हो गया है, आपने क्या करना है? SOS। क्या मतलब है SOS का? पहला S, पहला S में सबसे पहले आएगा शाउट फॉर हेल्प। क्या आएगा? शाउट फॉर हेल्प। आप कहीं पे भी हैं, आप आवाज जरूर लगाएंगे कि भाई सुनो कोई है यहाँ पे, कोई यहाँ पे बेहोश हो गया, कोई कोलैप्स हो गया, आवाज जरूर लगाएंगे, ठीक है? कोई नहीं है, सपोज अकेले हैं घर पे, कोई नहीं है, फटाफट से आप अपना फोन बाहर निकालेंगे, एम्बुलेंस का जो नंबर है 108 वो डायल करेंगे, स्पीकर पे लगाएंगे। ये बातें अगर आपको नहीं मालूम है, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे दिमाग नहीं चलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो आपको सुनना है ध्यान से, अपने दिमाग में एकदम उस चीज को डाल लेना है और माइंड को प्रिपेयर करना है। हम भगवान से हमेशा प्रार्थना यही कर रहे हैं कि हमें कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो अगर हम प्रिपेयर नहीं है तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एकदम फ्रीज हो जाएंगे। बहुत बार हमने देखा है, ठीक है? तो साथ साथ बोलते जरूर रहना, एकदम इन्वॉल्व रहो। एस का मतलब है शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प में कोई है तो आवाज लगाएंगे कि भाई देखो यहाँ कोलैप्स हो गया है, मैं असेस कर रहा हूं, आप फटाफट एम्बुलेंस को बुलाइए, ठीक है? और नहीं है कोई तो हमने अपना फोन उठाया, 108 को मिला दिया, स्पीकर पे रख दिया, और जब तक हम अपना असेसमेंट का काम करेंगे उनको बता देना स्पीकर पे लगा के कि देखिए हम यहाँ हैं, मेरा नाम ये है, हम यहाँ पे थे, ये हो गया, हमारे सामने बंदा कोलैप्स हो गया। ये सारी चीज 10, 15, 20 सेकंड में हो जानी चाहिए, क्योंकि नहीं हो रही है तो हमारा टाइम एक एक सेकंड जो ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा, बाकी ऑर्गन्स को नहीं मिल रहा, उनको परमानेंट डैमेज होना चालू हो रहा है, ठीक है? आइडियली 10 सेकंड में ये सब कुछ कर लेना है अपने को। कोई है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सब वही करेगा, नहीं है तो फटाफट से स्पीकर लगाया, 108 लगाया और अपना असेस करना स्टार्ट कर दिया। तो पहला एस हो गया शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प के साथ एक और चीज आएगी, सेफ्टी। सेफ्टी जरूर देखनी है। क्यों सेफ्टी? भाई हमें नहीं मालूम कि कोई बिजली का करंट खा के तो नहीं एकदम गिरा,
कोई आसपास सांप तो नहीं है, कोई खड्डा तो नहीं है, कोई लकड़ी टूटी हुई है, कहीं आग लग रही है। तो सेफ्टी 1 सेकंड, टोटल 2 या 3 सेकंड लगेगा आपको सेफ्टी समझने में। पानी है, बिजली की तार है, सांप है, कोई भी चीज है, डेंजर कुछ है नहीं है, अगर ऐसा लग रहा है तो खींच के या कोई भी चीज करके सेफ जगह में आ गए। अपने आप को सेफ नहीं रखोगे तो आप नहीं बचा पाओगे। वो बिजली की तार लगी हुई है, आप भी जाके घुस गए हो, फिर आपने जो ट्रेनिंग दी थी वो क्यों यार आपके ऊपर काम करेगा। तो पहले अपने आप को सेफ करना है, ठीक है। तो एस में क्या आ रहा है हमारी 2 चीजें, जोर से बोलेंगे सब लोग, जो बैठे हैं बोलो, तभी घुसेगा, कुछ कर पाएंगे हम। ये नहीं सोचना कि हमारे लिए नहीं है, हमें उम्मीद ये रखनी है कि हमारे लिए ना हो, लेकिन अगर कभी हमारे को नौबत आती है तो अगर हम ये नहीं सुनेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हम कोसते रहते हैं किस्मत को, भगवान को, 100 चीजों को, अपने जो हाथ में हमें वो करना है, ठीक है। एस का मतलब शाउट फॉर हेल्प, और दूसरा एस सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा। अब आ जाते हैं ओ के ऊपर, पेशेंट गिरा हुआ है ओ के ऊपर। ओ का मतलब है ऑब्जर्व एंड असेस। ऑब्जर्व एंड असेस, इसका मतलब है हम देख रहे हैं मरीज को और उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई क्या है, ये बेहोश ऐसे ही चक्कर खा के हुआ है, किसी ने कोई बुरी खबर सुन ली उसकी वजह से एकदम बेहोश हो गया है, शुगर कम है, सीजर आया है, लकवा है, क्या है। तो कैसे पेशेंट का, या अगर आप नाम जानते हैं तो नाम से पुकारेंगे उनको, थपथपाएंगे, कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे दर्द होए। दर्द, अगर बेहोश पेशेंट है तो उसको दर्द करने का एक इजी तरीका क्या है कि हमारे जो हाथ के नकल्स रहते हैं उससे उनकी स्टर्नम पे जोर से कंप्रेस करके घुमाओ, ठीक है, ये दिखाओ, ये, ठीक है। इससे बहुत दर्द होता है। कोई अगर होश में होएगा तो मोस्टली उसको फर्क पड़ेगा या एटलीस्ट वो हिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हिल रहा है तो इसका मतलब है ब्रेन तो पक्का भी काम नहीं कर रहा है, कुछ तो मेजर है। आवाज लगाओ, थप्पड़ होएगा, ये हमने किया। हम आंख के नीचे भी प्रेशर दे सकते हैं, वो भी, आंख के नीचे प्रेशर देना भी बहुत पेनफुल होता है, वो भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे इजी एक ही चीज अगर याद रखनी है तो स्टर्नम पे रब करेंगे अपने नकल से जोर से, ठीक है, विद एन एम टू कॉज पेन। हम दर्द करना चाहते हैं देखने के लिए कि ये बंदा जिंदा है या नहीं है, ठीक है। ये हो गया देखने के लिए कि होश है या नहीं। दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, सपोज होश नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, मेजर स्ट्रोक है, होश नहीं है, लेकिन हमें फिर भी नहीं पता कि हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है हार्ट काम कर रहा हो लेकिन शुगर बहुत डाउन हो गई हो तो इसकी वजह से ब्रेन नहीं काम कर रहा, तो हमें पल्स जरूर चेक करनी है। पल्स से हमें पता चलेगा कि हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पल्स का क्या मतलब होता है, हर मिनट जो हमारा हार्ट खून को धक्का मार रहा है ये हमारी धमनियों में प्रेशर इंक्रीज करता है। जितनी भी बार हार्ट बीट कर रहा है उतनी बार पल्स होती है, ठीक है। तो ये पल्स होता है। तो आप पल्स कैसे चेक करेंगे, सब लोग अपनी गर्दन पे, एडम्स एप्पल ये है सबका, ये जो हार्ट प्रोमिनेंस है सबकी गर्दन में, सेंटर में, ये दिख रही है, ये वाला दिख रहा है ना सबको। अपने थंब से फील करेंगे इसको, थंब से, अंगूठे से फील करेंगे, ठीक है। प्रेफरेबली अभी के लिए राइट हैंड ले लो। अब क्या है, हमारे नेक का मसल है, हमारे नेक का मसल दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, हमारे नेक का जो मसल है दिख रहा है, उस नेक के मसल और इस प्रोमिनेंस के बीच में हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है जो वन ऑफ द मेजर आर्टरीज होती है। इसको अंगूठे से प्रेस करेंगे, पल्स फील हो रही है अपनी, नेक मसल और ये थायराइड कार्टिलेज के बीच में हमें पल्स फील हो रही है, अंगूठे से करेंगे साइड में, ये जो प्रोमिनेंस है इसके जस्ट बगल में, सबको हो रही है फील, ये हमारी कैरोटिड पल्स है। बीच बीच में अपनी पल्स जरूर चेक करते रहो, ये देखने के लिए नहीं कि जिंदा हो या नहीं, जिंदा तो हो गए, नहीं कर ली, अब फटाफट से सामने वाले बंदे के ऊपर रखो, देखते हैं कितनी सेकंड में करते हो। सब लोग एक पे नहीं करना है, एक एक को पकड़ो, हाँ आप इन पे करो, करो करो, सोचना नहीं है कि हम जानते हैं नहीं जानते, सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ बताइए कि करो, दोनों तरफ की मत करना, एक तरफ की, कभी भी दोनों तरफ की प्रेस मत करना, बीपी डाउन हो जाता है उससे। एक तरफ की करेंगे। हो रही है फील, हो गई, ऐसे हाँ मत बोलना। अभी तक क्या सीखा हमने, पहला एस
शाउट फॉर हेल्प, सेफ्टी। ओ में आएगा ऑब्जर्व एंड असेस, देखेंगे कि इंसान होश में है, अगर होश में नहीं है तो जिंदा है या नहीं, इसका मतलब हार्ट काम कर रहा है या नहीं। कैसे पता चलेगा? पल्स को चेक करके। 5 सेकंड देंगे, कैरोटिड पल्स पे हाथ रख के देखेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उसकी छाती के लेवल पे आ जाइए और देखेंगे कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, तो हमें आइडिया पता चल जाएगा। ये सब करने के लिए हमारे पास 5 या 10 सेकंड है। सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, कैरोटिड पल्स है या नहीं है, और नाम लेके दर्द तो दे ही दिया आपने, ठीक है। ये नहीं मिला हमें या कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, स्टार्ट सीपीआर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बातें सब लोग को? उबासी नहीं लेना है? जो उबासी लेगा सबसे पहले वही करेगा यहां पे आके वॉलंटियर, ठीक है। सब लोगों के लिए जरूरी चीज है, ध्यान देना है इस पे। स्टार्ट सीपीआर। पेशेंट कोलैप्स है, हार्ट काम नहीं कर रहा, हमें चेस्ट कंप्रेशंस दे के बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें पेशेंट के लेवल पे आना है, जहां पे वो लेटा हुआ है उसके लेवल पे आ जाएंगे। अगर जमीन पे है तो हमें जमीन पे आ जाना है, अगर ऊपर है तो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर पेशेंट जमीन पे है तो मैं जमीन के लेवल पे करके दिखाऊंगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 उसके लेवल पे आ गए। पॉइंट नंबर 2 राइट हैंड, राइट, हाँ राइट, दाहिना है ना, दाहिना हाथ की हील, जैसे पैर की एड़ी होती है ना वैसे हाथ की भी होती है। हाथ की एड़ी, हील ऑफ राइट हैंड, ये हम रखेंगे दोनों निप्पल्स के बीच में। जो दोनों निप्पल्स हैं उनके बीच में रखेंगे हील ऑफ राइट हैंड, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद अच्छा, एक चीज है कि आप आ जाएंगे पेशेंट की राइट साइड पे। सब राइट हो रहा है अभी तक? हमने अपने राइट हैंड से चेक की थी उसकी पल्स, अपना पेशेंट की राइट पे आ गए थे हम। ये देखो ना ऐसे लेटा हुआ है, तो ये लेफ्ट है पेशेंट का और ये राइट है, तो हम पेशेंट की राइट पे हैं। अपना राइट हैंड लिया हमने, राइट हैंड की हील ली, हील को दोनों निप्पल्स के बीच में रख दिया, दोनों निप्पल्स के बीच में रख दिया। अब क्या किया? लेफ्ट हैंड को लिया, क्या किया फिर? लेफ्ट हैंड की उंगलियों को राइट हैंड की उंगलियों के बीच में इंटरलॉक कर दिया, ठीक है। यहां से आगे बता दो, इधर से आओ, ये दिखाना, हाँ इधर से दिखाओ, ठीक है। ये हमने राइट हैंड रखा दोनों निप्पल्स के बीच में राइट हैंड की जो हील है लेफ्ट हैंड की फिंगर से इंटरलॉक कर दिया, और अब हमने पोजीशन बना ली सीपीआर की। अब क्या किया हमने? जो हमारे शोल्डर्स हैं, दोनों शोल्डर, वो हमारे जो दोनों हाथ थे उनके एकदम ऊपर आ जाएंगे। जहां पे दोनों हाथ थे एकदम दोनों ऊपर आ जाएंगे शोल्डर्स। हमारी जो दोनों एल्बोज हैं वो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक हमें कर दिया। जो हमारा जोर आना है, जो हमारा जोर लगना है वो यहां से लगेगा। हमारे एल्बोज और हमारे शोल्डर बेंड नहीं होंगे, ठीक है। अभी करके भी दिखाएंगे, लेकिन ये चीजें ध्यान रखना जब हम पोजीशन में आ रहे हैं। और जहां पे भी पेशेंट है उसके लेवल पे आएंगे हम, बैठना होगा हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये पोजीशन हमारी आ गई, सीपीआर की पोजीशन आ गई, हमने स्टार्ट सीपीआर कर दिया। तो स्टार्ट सीपीआर में हमें क्या याद रखना है कि जब हम कंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन जब हम दे रहे हैं तो दम आएगा ऐसे, ठीक है। दम का मतलब क्या है कि 2 से 2.5 इंच छाती दबनी चाहिए। 2 से 2.5 इंच छाती दबनी चाहिए, क्योंकि इतनी हड्डी है, मसल है, उसके नीचे हमारा हार्ट है। इसको एकदम पास रखो, उसके नीचे हमारा हार्ट है। तो हमारा दम तभी आएगा जब हमारी छाती दबेगी। तो हमारी छाती दबनी चाहिए, 2 से 2.5 इंच तक छाती हमारी दबनी चाहिए, ठीक है। ये दबेगी तभी ब्लड हार्ट के बाहर निकल पाएगा, क्योंकि हार्ट अभी एकदम क्या है, पड़ा हुआ है वहीं पे, ब्लड वहीं पे पड़ा हुआ है, हार्ट के अंदर जा नहीं रहा। हमें धक्के से भेजना है उसको, तो 2 से 2.5 इंच जब तक हम नहीं करेंगे धक्का नहीं लगेगा। फिर धक्का लगने के बाद हमें इंतजार भी करना है और हाथों को वापस ऊपर आने देना है।
ऊपर आने नहीं दिया तो ये ब्लड तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर हार्ट दबा रह जाएगा। हमें प्रेशर को रिलीज भी करना है ताकि वापस से हार्ट के अंदर खून भर पाए। क्लियर है ये बात? बहुत जरूरी बात है। हाँ, सारी हड्डी नहीं टूटती है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि बीच में धक्का लगाते हैं। आ जाइए समझाते हैं। अच्छा सवाल है बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि अगर 10 लोगों को सीपीआर दे रहे हैं तो 10 में से 2 की हड्डी टूटती भी है, 10 में से 2 की हड्डी टूटती है। लेकिन हमारे लिए इस बार हड्डी का क्या मतलब है? हड्डी हमारे लिए कार्बन और हाइड्रोजन है बस। मरीज तो है ही नहीं, मरीज तो है ही नहीं ना जिंदा, ना दिल चल रहा है ना दिमाग चल रहा है, मरीज तो मर चुका है। हड्डी बचा के हम क्या करेंगे? हड्डी बचाने का इसमें हो जाएगा जो अंतिम संस्कार के बाद जैसे हड्डी लेते हैं वैसा हड्डी को बचाने वाली बात है। कोई मतलब है हमारे लिए हड्डी का? जीरो। तो हमें कोशिश ये करनी है, क्योंकि भाई अगर पेशेंट की जान बच जाती है तब तो हड्डी जरूरी है ना उसके लिए। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा फोर्स इतना ज्यादा ना हो। बिल्कुल सही सवाल है, करेक्ट, 100% सही सवाल है। हमें माइंडलेसली बिना दिमाग लगाए धक्का नहीं लगाना, लेकिन हमें इतना जोर होना चाहिए कि 2 से 2.5 इंच का जरूर दबे। और ये वाला क्या होता है, यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम जब भी कंप्रेशन देंगे 2 से 2.5 इंच की देनी है, और उसके बाद वेट करना है कि दोबारा हार्ट में खून भरने का मौका मिले उसको। ठीक है, और फिर जो इसका हमारा रेट रहना है, जो टाइमिंग रहनी है, वो हर मिनट में 100 से 120 तक होना चाहिए। 100 से 120। आप देखिए घड़ी का जो कांटा है वो कैसे हिलता है एक एक सेकंड में। 1 2 3 4 5 ऑन एन एवरेज। तो इसका लगभग डबल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने रेट पे हमें देना है, 100 से 120 पर मिनट। इसके तरीके भी होते हैं। बहुत बार बहुत सारे गाने लोगों को सिखाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गानों की टेम्पो होती है 100 to 120। ठीक है, हम लोगों ने जब सीपीआर की पुरानी वर्कशॉप ली थी, एक लिगी करके गाना आता था, तो उसकी बीट पे दी थी। तो कोई भी आपको जो गाना पसंद है सर्च कर लेना, टेम्पो सॉन्ग का 100 to 120 हो, वो सॉन्ग आप याद रख लो। उस सॉन्ग की बीट के हिसाब से देना है, ताकि आपको याद रहे कि आप सही बीट पे दे रहे हो। ठीक है, 100 to 120 बीट्स पे हमने सीपीआर दिया। फिर हर 5 मिनट में हम असेस करेंगे कि अभी पेशेंट का क्या स्थिति है। हर 5 मिनट में हम असेस करेंगे कि पेशेंट की क्या स्थिति है। क्या धड़कन वापस आई है, होश वापस आया है, नहीं आया है, धड़कन चेक किया, पल्स को अगेन 5 या 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। नहीं आया कुछ भी वापस, तो दोबारा हम सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। अगर हम अकेले इंसान हैं तो हम यही करते रहेंगे जब तक या तो हेल्प नहीं आ जाती, या पेशेंट को होश नहीं आ जाता, या हम बिल्कुल ही एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। और ये हम बता दें कि सीपीआर देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से दें। सही तरीके से नहीं दोगे तो 2 गुना मेहनत लगेगी। बहुत बार हुआ है हमें पेशेंट्स को 1-1, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा हमें करना पड़ा है। रिवाइव हो गए, फिर कोलैप्स हो गए, रिवाइव हो गए। तो ऐसे में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ कर ही नहीं पाते हो, खत्म हो जाते हो, एग्जॉस्ट। सबसे एग्जॉस्टिंग चीज़ है। तो अगर आप अकेले हैं तो आपको तब तक करते रहना है जब तक या तो कोई हेल्प नहीं आ जाती, या पेशेंट रिवाइव नहीं हो जाता, या आप बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। अच्छा, एक और इसके अंदर एस्पेक्ट आता है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का। अब इसमें ऐसा है कि देखिए WHO या जो AHA की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अभी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम दे देंगे तो फायदा हो जाएगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा बेटर होएगा। कोविड के बाद से हम लोग ने अवॉइड करा था, बिकॉज इन्फेक्शन फैलती है, और उससे जो फायदा होता है वो लगभग 10% के आसपास फायदा होता है, 10-15% एक्स्ट्रा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो साथ में हमारे लंग भी एक्सपैंड थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन घुसना है लंग्स में वो थोड़ा बहुत इसी से घुस जाता है। लेकिन अगर हमें सीखना है उस चीज़ को, तो हमारा क्या है कि हर 30 छाती की कंप्रेशन के बाद हमें 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है हमें हर 30 कंप्रेशन के बाद। ये हमारा रेट रहेगा। अगर कोई और बंदा हमारे साथ है तो वो दे देगा, अगर कोई और नहीं है तो हमें अवॉइड करना है, खुद नहीं देना। अगर अकेले हो तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन पे ही ध्यान दो। ठीक है, ये मेन चीज़ है।
सीपीआर के अंदर। ठीक है, समझ आई है अभी तक? मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा, अभी दिखाऊंगा भी, लेकिन कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक किसी को? ठीक है, अभी याद कराने के लिए एक बार दिखाएंगे हम, फिर एक बार पूरा साइकिल दिखाएंगे दोबारा कि कोई बेहोश हो जाएगा क्या करना है, फिर आप लोगों को हम बुलाएंगे। ठीक है, ओके, ध्यान देना। और जिसने गलत बताया उसको फाइन लगेगा फिर, ठीक है, और जिसने सही बताया उसको गिफ्ट मिलेगा। मजाक कर रहे हैं, हमारे पास ना गिफ्ट है ना फाइन है, छाछ है वो मिलेगी बस। ठीक है, आ जाओ, सामने आ जाओ, वो वाला दे देना मेरे को, मैंने क्यों सामने आ जाओ। हाँ ठीक है, अभी क्या है कि मैं सिर्फ, हाँ खड़े होना है, खड़े हो जाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा, हमारे लिए भी इजी है यार, बहुत चिल्ला लिया। दिख रहा है सबको, क्लियर है? ठीक है, अभी आपको हम क्या दिखा रहे हैं कि सीपीआर या चेस्ट कंप्रेशन देने की टेक्निक क्या है वो हम सिखा रहे हैं। ओवरऑल सारी चीज क्या करनी है वो बाद में बताएंगे। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहला काम है पेशेंट के लेवल पे आ जाओ, पेशेंट के लेवल पे आ गए। दूसरा क्या काम है, पेशेंट की राइट साइड पे आ जाओ, आ गए, राइट 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 राइट, सब कुछ राइट है। तीसरा क्या काम है, अपना जो राइट हैंड है उसकी हील पेशेंट के दोनों निप्पल्स के बीच में रखना है। स्टर्नम, ये वाली जो बोन है इसको स्टर्नम बोलते हैं, इसी पे पहले हमने दर्द कराया था उनको, ठीक है ना। राइट हैंड की, थोड़ा चिपका दो यार माइक को, हाँ बैठ जाओ खुद, तो आप बैठ जाओ आराम से। तो राइट हैंड की हमने हील को दोनों निप्पल्स के बीच में रखा, फिर लेफ्ट हैंड से उंगलियों को इंटरलॉक कर दिया। अब क्या है, हमारी सीपीआर की पोजीशन बन गई, रेडी है, हम पेशेंट के एकदम पास में आ गए। फिर नेक्स्ट हमने क्या काम किया, हमारे जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, वो दोनों हमारे एकदम हाथ के ऊपर आ गए, बिल्कुल हाथ के ऊपर आ गए। हमारी एल्बोज हो गई स्ट्रेट, हमारे पैर एकदम फ्री हैं, सब कुछ ठीक है। अब हम करेंगे स्टार्ट सीपीआर। क्या हमने बोला था, 2 से 2.5 इंच दबना चाहिए, वापस आने का मौका मिलना है, 100 से 120 का रेट होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हर 5 मिनट में हमने चेक करना है, 3 से 5 मिनट में हमें चेक करना है। ओके, रेडी। दिख रहा है, चोट लगी हुई है एक्चुअली हमारे हाथ में, समझ आ रही है चीज? हमारी एल्बोज बेंड हो रही हैं? नहीं, जोर हमारा ज्यादा कहां से लग रहा है, या तो ये वाले मसल से आ रहा है हमारा, ठीक है ना, या तो बैक से आ रहा है या पीछे से आ रहा है। तो इससे क्या है कि हम मिनिमम फोर्स यूज करके मैक्सिमम एफर्ट जनरेट कर पाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। और क्या हम कर रहे हैं, उसको दबने भी दे रहे हैं और वापस आने का मौका भी दे रहे हैं। ठीक है, इसमें गलतियां क्या करते हैं लोग, सबसे ज्यादा कॉमन गलती क्या होती है कि बहुत ज्यादा रेट पे दे देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि भाई हम जितना तेज देंगे उससे हमें उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसे करते हैं, साइड में खड़े होके आराम से ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, कुछ भी लोग करते रहते हैं ऐसे ऐसे। इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा? इससे हम हार्ट को सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं, पंप तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम प्रेशर ही नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो हमारा ठीक है, वो बाबूजी कहाँ है जिन्होंने सवाल पूछा था? हाँ आ जाओ, आ जाइए, तो आपको समझ आ जाएगा कितना दब जाता है। अरे आइए, आपको भी सीखना जरूरी है, आ जाओ आ जाओ, सोचो नहीं, आ जाओ, क्यों, हमें तो आता ही है, हम क्या करेंगे सीख के दोबारा, आ जाओ। अभी तक जो बताया था समझ आया है? तो अपना राइट हैंड हाँ रखेंगे, क्या बताया था, दोनों निप्पल जो निप्पल हैं शरीर के उसके बीच में रखना है, बीच में से, हाँ, हाथ का खोल लेंगे, वेरी गुड। हाँ, और क्या करना है, और क्या बताया था हमने, पंप करेंगे ना। और उससे पहले सबसे पहले घुटने नीचे लगा लो, एकदम पेशेंट के लेवल पे आ जाओ, चिपक जाओ पेशेंट से। फिर क्या बोला था, दोनों जो कंधे हैं अपने हाथ के ऊपर आने चाहिए, बिल्कुल ऊपर, ऊपर आओ और ऊपर आओ, समझ आया? और ये जो है बेंड नहीं होना चाहिए, समझ आया? अब हम जोर लगाएंगे, करो, समझ आ रहा है? अब रुको, अभी इसमें आप गलती क्या कर रहे थे, हमारी जो कलाई है वो नहीं हिलनी, इधर आइए, ये देखिए,
हमारी कलाई इसमें, अभी हमारी कलाई देखना, हमारी मुड़ रही है कलाई, क्योंकि हम इतना जोर जो लगा रहे हैं ना, आप अपनी कलाई को डैमेज कर दोगे अगर आप। अभी हम एक बात कर रहे हैं। अरे बाबा सुनो 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 सुनो, क्योंकि बात ऐसी है, एक बार की बात नहीं है। हमें अगर आया नहीं तो जब हमें करना पड़ेगा तब हम कैसे करेंगे। ये हम सिखा इसीलिए रहे हैं कि हमें भगवान करे कि कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो कम से कम आता हो, फिर अदरवाइज को फायदा नहीं है। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या है, दूसरी कॉमन मिस्टेक जो एक्चुअली हम बताने ही वाले थे, रिस्ट को मोड़ लेते हैं लोग। अगर रिस्ट को हम मोड़ लेंगे तो हमारा फोर्स उतना जनरेट नहीं होएगा। अच्छा, एक कहाँ पे बुलाओ एक बार, बाबा बुलाना इनको। तो आपने जब आप कंप्रेशन दे रहे थे तो आपने महसूस किया कि 2 से 2 सवा 2 इंच जा रहा था नीचे, तो इतनी जगह रहती है शरीर के अंदर, इतनी जगह रहती है बिना हड्डी टूटे। कोई बिल्कुल ही ज्यादा जोर लगा देगा तो हड्डी टूटती है, या अगर किसी ने साइड में रख के किया तो, ठीक है, तो किसी ना किसी की गलती की वजह से ही यूजुअली हड्डी टूटती है, या ज्यादा जोर लगाने से। लेकिन उसमें समझने वाली या मुद्दल वाली बात यह है कि हमारे लिए इस टाइम पे हड्डी की उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जब जान बच जाएगी फिर हम हड्डी का देखेंगे। ठीक है, यहां तक आ गई हमारी समझ। 100 to 120 बीट्स। अब हमने क्या किया, 3 to 5 मिनट्स के बाद इवेलुएट किया, पल्स वगैरह देखी, नहीं आ रही है जो भी है, फिर हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर कोई बंदा है हमारे साथ दूसरा तो क्या करेंगे, हम एक साइकिल देंगे, एटलीस्ट 2 मिनट का साइकिल देंगे और उसके बाद स्विच करेंगे। ठीक है, तो 2 या 3 मिनट के बाद आप स्विच कर लेना, या जब भी आप थक जाते हो स्विच कर लेना। ये हमारा बेसिक वो रहेगा सीपीआर का। ये वाली पूरी चीज को क्या बोलते हैं हम, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में हमारा चेस्ट कंप्रेशन आता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आता है। इसके ऊपर जो चीजें होती हैं वो मेडिकल फैसिलिटी में होती हैं, जैसे अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देना है, किसी को इंजेक्शन लगाने हैं, माउथ में ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे डालना है, इंट्यूबेशन वगैरह, ये सब चीजें एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटी में आती हैं। इसको बोला जाता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ACLS। तो हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी BLS की ले रहे हैं। ठीक है, अब एक बार ओवरऑल पूरी चीज करके दिखा देते हैं कि जब CPR में जो चीजें होनी है वो कैसे होनी है, फिर उसके बाद समराइज कर देंगे सारी चीज को, फिर आप लोगों से एक बार करवाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम चल रहे थे कहीं पे, एकदम से कोई पेशेंट कोलैप्स हुआ, तो कौन पार्टनर कौन बनेगा हमारा, कोई बनेगा भाई, आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है, हाँ अजय, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तुम हमारे पार्टनर हो। ठीक है, हम पहले देखेंगे, पेशेंट को असेस वगैरह करेंगे, आपका काम है एम्बुलेंस को बुलाना। एम्बुलेंस को बुला दिया, उनको बता दिया कि कहाँ पे क्या हुआ है, और उसके बाद हमारी मदद करने आ जाना। ठीक है, ओके। अरे अजय देखिए कोई कोलैप्स हो गया है, फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करो, हम इनको असेस कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट बुलाइए। अरे सुनो भाई, नो पल्स यार, नो पल्स, नो रेस्पिरेशन, स्टार्टिंग CPR। ठीक है, पोजीशन में आ गए, फटाफट दोनों हाथ आगे हैं चेस्ट के बीच में, निपल के बीच में, एंड स्टार्टिंग कंप्रेशन। अभी थके नहीं है, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए। ओके, शिफ्ट अजय, शिफ्टिंग, ओके। गुड, थोड़ा और बेटर देना है आपको, क्या गलत कर रहे हैं, पोजीशन अपनी बेटर करो, थोड़ा और चिपक जाओ पेशेंट के साथ, थोड़ा और डीप होनी चाहिए रेस्पिरेशन, ये थोड़ा और सेंटर में दो, हाँ हाँ, वापस आने दो, चेस्ट को वापस जरूर आने दो, हाँ पूरा वापस आने दिया करो, जहां से स्टार्ट हो रहा है पूरा वापस आने दो। दो जोर लगाओ, जोर लगाओ, हाँ जोर लगाओ, गुड। 100 to 120 बीट्स पर मिनट, 2 से 2.5 इंच कंप्रेशन ऊपर आने देना है। ठीक है, गुड। हर 30 कंप्रेशन के बाद हम 2 बार दे सकते हैं माउथ टू माउथ अगर देना है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ओके, वेट, रीअसेसिंग।
ठीक है, नो पल्स, स्टार्ट सीपीआर अगेन, बस। ठीक है, चीज समझ आ गई? तो ओवरऑल हमारा क्या है रिवाइज करने के लिए, जब भी कोई कोलैप्स होए, सबसे पहला SOS। एस का मतलब शाउट फॉर हेल्प और इंश्योर सेफ्टी। फिर O, ऑब्जर्व एंड असेस। ठीक है, फिर तीसरा S, स्टार्ट CPR। तो शाउट फॉर हेल्प, बुलाएंगे किसी को भी, कोई नहीं है तो फटाफट फोन मिलाया, 108 स्पीकर पे लगाया और उसके बाद आपने बोला कि ऐसे असेस करना स्टार्ट कर दिया। असेस में नाम लिया, दर्द कराया, पल्स देखी, रेस्पिरेशन देखी, 5 या 10 सेकंड मैक्सिमम। नहीं हो रहा है, तीसरा है स्टार्ट CPR। प्रॉपर पोजीशन 100 to 120 बीट्स पर मिनट, 2 से 2.5 इंच का कंप्रेशन आना चाहिए, छाती को वापस राइज होने दो, ब्रेथ्स देनी है तो दे सकते हो, और हर 3 से 5 मिनट में असेस करते रहो। ठीक है, कब तक देना है? तब तक देना है जब तक या तो होश आ जाए, या धड़कन आ जाए, पल्स आ जाए वापस, या डेफिनेटिव मेडिकल हेल्प अराइव हो जाए, या आप एग्जॉस्ट हो जाए। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग मेडिकली बोलते हैं कि 20 से 25 मिनट तक ट्राई करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो मोस्टली परमानेंट डैमेज ऑर्गन में हो गया है, तो तब तक उसके बाद कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स तक आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। हाउ डज CPR अफेक्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस इन हेड ट्रॉमा पेशेंट्स? ये अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार लोग। यार देखो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमें तब समझना है जैसे कि हड्डी वाली बात है ना, वैसा ही है। अगर पेशेंट जिंदा है ही नहीं तो हमारे लिए किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है अगर पेशेंट ही जिंदा नहीं है। तो सबसे पहला काम है, जैसे एक्चुअली हॉस्पिटल में भी बहुत बार होता है कि लोग इंट्यूबेट करने लग जाते हैं पहले। अरे ये ऐसे अभी रुक जाओ, ऐसे लोग इंट्यूबेट करने लग जाते हैं। इंट्यूबेट करके हम क्या करेंगे? जब हार्ट ही नहीं चल रहा, पेशेंट डेड ही है, तो लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच भी जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइम पे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलेशन, ब्लड तो हिले, तब आगे की बात तब बनती है ना कि पहले खून तो हिले। ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं सोचनी है। एक बार हार्ट आएगा वापस, उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और हाँ सर, ये जो कंप्रेस दे रहे हैं वो कंटिन्यू 100 to 120 देना है या बीच बीच में ब्रेक लेना है? 100 to 120 जो है वो रेट है, माने हर मिनट में हमें 100 से 120 देनी है। ये हमारे को कॉन्टिन्यूस देनी है 3 to 5 मिनट्स के साइकिल में। ठीक है, 3 से 5 मिनट जितना आपकी कैपेसिटी है, लेकिन 3 से 5 मिनट में आपको कंटिन्यूसली उसको देना है। देने के बाद 3 to 5 मिनट्स में एक बार चेक कर लो कि पल्स आ रही है, रेस्पिरेशन, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, होश आया नहीं हुआ, नहीं हो रहा है तो हमें दोबारा कंटिन्यू करना है। ये करते रहना है जब तक हमारे पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं होता। ठीक है, और कोई चीज़ है जो किसी को डाउट है? उसके बाद हम एक बार समराइज कर देंगे सारी चीज़ जो आज डिस्कस हुआ है, और फिर आपका प्रैक्टिस कराएंगे। फिर ये लाइव वाला बंद कर देंगे और फिर आप लोगों का प्रैक्टिस। और बाकी लोगों को भी बता दें कि अगर आपके पास घर पे मैनिक्विन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो घर पे एक पिलो को हाफ में फोल्ड कर दो, तकिया रहता है उसको आधे में फोल्ड कर दो, उसके ऊपर आप बड़े आराम से CPR को प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं हो रहा है तो चावल की बोरी या आटे की बोरी से भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइट रहती है। तो सबसे ईजी रहता है कि तकिए को आधे में फोल्ड कर दो या 2-3 तकिए लगा के कंप्रेशन जरूर, प्रैक्टिस जरूर करो सब लोग। ठीक है, किसी और को कोई डाउट वगैरह है, कोई क्वेश्चन है CPR के बारे में, हार्ट के बारे में? सर, एक चीज़ और सर पूछना था, जैसे कि लोग सोचते हैं, आम लोग सोचते हैं कि किसी पेशेंट को हम बचाने गए और CPR दे रहे हैं, कुछ हमसे हो गया या हड्डी टूट गई तो क्या लीगल एस्पेक्ट होंगे, क्या हमारे पे कानूनी कार्रवाई हो जाएगी? लोग डरते हैं, तो सर इस पे कुछ नहीं, एकदम वैलिड क्वेश्चन है। बिकॉज ये डर हमेशा लगता है कि यार आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, उस चक्कर में कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन इसमें आप ऐसा, इसका एक तो मेडिकल एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है। लीगल ये है कि आपको पूरी तरीके से लॉ प्रोटेक्ट करता है। अगर आप किसी को भी CPR देते हो तो ये
हड्डी का थोड़ा बहुत टूट जाना, कोई इंजरी हो जाना माइनर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये लीगली आप प्रोटेक्टेड रहोगे, इसमें आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेडिकल उसका एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास बहुत छोटी विंडो है जिसमें पेशेंट की जान बच सकती है। अगर कोई कोलैप्स कर रहा है, बहुत बार क्या है ना, हम लोग इतनी सारी वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे, जिम में कोई कोलैप्स हो गया, उधर कोई कोलैप्स हो गया, लोग आके उसके आसपास घेरा बना लेते हैं, पानी मारने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे। जो पेशेंट का हार्ट बंद हो गया है उसको इनमें से कोई चीज़ नहीं बचा सकती, कुछ भी नहीं, सिर्फ सीपीआर। तो टाइम तो सबसे जरूर, और फिर 5 मिनट बाद अगर वो हॉस्पिटल भी पहुंच गया तब तक ब्रेन परमानेंटली डैमेज है, किडनी लिवर परमानेंटली डैमेज है। क्या कर लेंगे हम? हार्ट बाई चांस दोबारा, सपोज उसकी हार्ट की रिदम से उसकी हार्ट बंद हुआ था, इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से चालू हो जाए दोबारा, लेकिन हम करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, ब्रेन तो डैमेज हो ही गया परमानेंटली। तो ऐसे केसेस में मेडिकल रीजन ये है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइम है। टाइम हमने वेस्ट कर दिया, शुरू के 2, 4, 5 मिनट, खत्म है बात। और लीगली उसका जवाब है कि यू आर प्रोटेक्टेड, कोई आपको टच नहीं कर सकता अगर आपके पास, आपने किसी की जान बचाने के लिए सीपीआर दी है, चाहे हड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए, वो सब बात की बात है। और कोई क्वेश्चन? हार्ट के बीमारी में सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ठीक है। कितना टाइम हुआ अभी? माने 50 मिनट हुआ होगा इसका, 45 मिनट्स के आसपास, ठीक है। तो बस एक बार फिर समराइज कर देते हैं सारी चीज़ को, जो जो हमने आज डिस्कस किया है। और कोई क्वेश्चन वगैरह भी नहीं है किसी का? ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे हार्ट का काम क्या है? शरीर में ब्लड को सप्लाई करना है। राइट साइड ऑफ हार्ट में खून आता है पूरे शरीर से, जो ऑक्सीजन निकाल लेता है वो राइट साइड में आता है। राइट से लेफ्ट में राइट से जाता है लंग्स में ऑक्सीजन मिलने के लिए, ऑक्सीजन मिलता है इसको, ऑक्सीजन मिलने के बाद लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग है। लास्ट वन इज, व्हाट्स द बेस्ट टेक्निक फॉर परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन अ पेशेंट लाइंग ऑन अ सॉफ्ट हॉस्पिटल बेड और स्ट्रेचर विदाउट अ बैकबोन? वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यार, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सॉफ्ट बेड है तो आइडियल ये रहता है कि आप कुछ हार्ड लगा दो नीचे, ये आइडियल चीज रहेगी। अगर गद्दा हटा सकते हो तो गद्दा हटा दो, कुछ हार्ड लगा सकते हो तो हार्ड लगा दो। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट स्टार्ट करो, बाकी सारी चीजें सोचो मत, पहले स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हार्ट का हमारा नॉर्मल काम। 3 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं हार्ट में, जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माने या तो पंपिंग फंक्शन में या बनावट में, पंपिंग वीक हो गई, वेल्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बचपन का कोई छेद है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ये सारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रॉब्लम, ये हमें 2D एको या एको स्कैनिंग में पता चलती है। दूसरा, धड़कन की, धड़कन कम हो गई, तेज हो गई, अनियमित हो गई, ये हमें पता चलेगी ईसीजी पे। वेरी गुड। तीसरा, हार्ट को खून सप्लाई करने वाली जो नलियां रहती है, इनके अंदर ब्लॉकेज या रुकावट होने की वजह से हार्ट में खून नहीं पहुंच रहा, इसको बोलते हैं इश्कीमिक हार्ट डिजीज या एंजाइना होता है लोगों को। जब ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाए और हार्ट का मसल आगे मरने लग जाए तो क्या बोलते हैं इसको? हार्ट अटैक। जब ब्लॉकेज इतनी ज्यादा हो जाए कि उसकी वजह से हार्ट का मसल मरने लग जाए, इसको बोलेंगे हार्ट अटैक। ब्लॉकेज इसका पता चलता है हमें एंजियोग्राफी से, ठीक है। ये 3 चीज हो गई। कार्डियक अरेस्ट का मतलब, कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट किसी भी कारण की वजह से एकदम चलना बंद हो जाए, रुक जाए, ठप हो जाए, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का मतलब क्या था? हार्ट अटैक का मतलब क्या था? हाँ? हमारे जो आर्टरी कहती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, और इतनी ज्यादा ब्लॉकेज है कि हार्ट का मसल मरने लग जाए, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक चीज है? नहीं, हार्ट अटैक एक कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का, वन ऑफ द कारण। उसके अलावा और भी कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे पोटेशियम कम या ज्यादा, कैल्शियम कम या ज्यादा, किडनी की बीमारी, बचपन की बीमारी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, बहुत सारे कारण हैं। हार्ट अटैक में क्या लक्षण होते हैं? छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, पसीना, बेहोशी, घबराहट, हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में क्या लक्षण होते हैं? सीधा पेशेंट कोलैप्स हो जाता है, कुछ नहीं, सीधा कोलैप्स, एकदम बेहोश हो जाता है आपके सामने, अनकॉन्शियस। फिर हमने ये सीखा था कि अनकॉन्शियस या बेहोश होने के और भी कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हार्ट बंद हो रहा हो। और कारण का कैसे पता चलता है? जब हम असेस कर रहे हैं पेशेंट को तो पल्स चेक करते हैं, पल्स अगर आ रही है तो इसका मतलब है ब्रेन का कोई कारण है और कोई कारण है, शुगर कम होना, फिट आना, लकवा होना, कोई भी कारण। लेकिन अगर पल्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट बंद हो गया। क्लियर है?
अब किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, चलते चलते कोलैप्स हो जाए, हम क्या करेंगे? क्या चीजें करेंगे हम? सबसे पहले SOS, ठीक है, सब लोग बताते रहेंगे। S का मतलब Shout for help. दूसरा S, दूसरा S ना, S का शाउट फॉर हेल्प और हाँ सेफ्टी, शाउट फॉर हेल्प और सेफ्टी चेक करना है। O है ऑब्जर्व एंड असेस, चेक करना है मरीज को। और तीसरा S, हाँ जी बताओ। वेरी गुड। शाउट फॉर हेल्प, सेफ्टी, ऑब्जर्व एंड असेस, स्टार्ट CPR। ठीक है, शाउट फॉर हेल्प में या कोई और आपके साथ है उसको बोलिए कि एम्बुलेंस कॉल करें, हम कहाँ पे हैं, क्या हुआ है बताइए। आप जब तक जाइए, कोई और नहीं है तो आपको ये काम करना है, 108 मिलाना है, फोन स्पीकर पे रख के स्टार्ट कर देना है। पेशेंट को असेस करना है, 3 चीजें करनी है, दर्द करना है नाम लेके, पल्स देखनी है, कैरोटिड पल्स, और सांसें देखनी है। 5 सेकंड है आपके पास ये करने के लिए। नहीं मिल रही है पल्स, तीसरा एस कर देना है, जो है तीसरा एस क्या था? स्टार्ट CPR। पेशेंट की राइट साइड पे, पेशेंट के लेवल पे आ जाना है, एकदम चिपक जाओ उससे, राइट हैंड निपल्स के बीच में, लेफ्ट हैंड से इंटरलॉक करना है हील से। ठीक है, फिर अपनी पोजीशन बना लेनी है, एल्बोज को स्ट्रेट करना है, रिस्ट को टाइट करना है, कंधे एकदम ऊपर, बैक स्ट्रेट करके स्टार्ट CPR करना है। 2 से 2.5 इंच की कंप्रेशन होनी चाहिए, 100 to 120 बीट्स पर मिनट के रेट पे। अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हैं तो हर 30 कंप्रेशन के बाद आप ब्रीदिंग भी दे सकते हैं 2 बार, वरना हर 3 से 5 मिनट में आपको रुक के असेस करना है, दोबारा पल्स और रेस्पिरेशन दोबारा देखनी है। नहीं है तो CPR को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, कोई और आपके अगर साथ है तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, एक साइकिल देने के बाद दूसरे वाले को बोल सकते हैं कि चेंज करो ये वाली, जब आप असेस कर रहे हो बीच में। कब तक देना है CPR? या तो जब तक आपको हेल्प ना आ जाए, या पेशेंट को होश ना आ जाए, धड़कन ना चालू हो जाए, सांस लेना ना चालू हो जाए, या आप बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाओ, या टोटल ऑफ 20 to 25 मिनट्स तक। 20 से 25 मिनट के बाद परमानेंट डैमेज हो जाता है ऑर्गन्स वगैरह में, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग CPR देने का ज़्यादा फायदा नहीं होता। कई बार अगर हमारे सामने पेशेंट कोलैप्स हुआ है या बार बार कोलैप्स हो रहा है तो उसको हम प्रोलॉन्ग देते हैं, या कई बार बहुत यंग मरीज है, एकदम हमारे सामने कार्डियक कॉज की वजह से उसकी अरेस्ट हुआ है, तो ऐसे में हम ज़्यादा टाइम ट्राई करते हैं। बट अदरवाइज 20 या 25 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा फायदा नहीं रहता है, तो तब तक हमें देना है। क्लियर है? ठीक, ओके ओके, चल गुड, ठीक है, ओके। कोई डाउट वगैरह रहेगा तो, कुछ है कोई डाउट किसी को? सर अभी तो नहीं है। पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट है तो। अब अच्छा मैं ही पूछूंगा। अरे आप लोग कहाँ, इधर आइए, सबको करना है अभी, यहाँ पे आ जाओ। बॉडी मास इज डिफरेंट। अगर बॉडी मास डिफरेंट है ओबीज और कैकेटिक पेशेंट को, तो आपको थोड़ा सा और करना है, वो वही विंडो रहती है। ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा कंप्रेशन देना है अगर ओबीज पेशेंट है तो। ठीक, ठीक है, तो आई थिंक वील कंक्लूड दिस सेशन। हम यहाँ पे सब लोगों का एक बार डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे। आप लोग अपने घर पे, जितने भी लोग हैं अपने घर पे डेफिनेटली ट्राई करो, एक तकिया को लेके जो सारी चीज़ें बताई हैं SOS ध्यान में रखेंगे। एंड कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, अगला जब भी सेशन होएगा तो उसका आपको लिंक दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू।